हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम आर जैन पब्लिक स्कूल क्लासेस। आज हम क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है मार्शल प्लान। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोपियन स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन कॉन्टीन्यूसली, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और इकोनॉमिक कंडीशन थी वो डिक्लाइन हो रही थी कंटिन्यूसली। तो अंडर द मार्शल प्लान यूएसए प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प। तो मार्शल प्लान के अंडर यूएसए ने इन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी थी, जिससे कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो चुके। फिर अंडर द मार्शल प्लान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन वॉज स्टैब्लिश 1948। यूरोपियन प्लान के अंडर OCEE स्टैब्लिश हुई थी 1948 में और काउंसिल ऑफ यूरोपियन स्टैब्लिश हुई थी 1949 में। नेक्स्ट फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये स्टैब्लिश हुई थी 1957 में। फिर आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक, जब सोवियत ब्लॉक कोलैप्स हो गए थे तो स्टैब्लिशमेंट हुई थी यूरोपियन यूनियन की 1992 में। देन यूरोपियन यूनियन हैज़ इट्स आउन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉर्पोरेशन ऑन जस्टिस एंड सिंगल करेंसी। तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन की अपनी फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी थी, कॉर्पोरेशन ऑन जस्टिस एंड सिंगल करेंसी थी। सिंगल करेंसी क्या थी इनकी, यूरो। तो द यूरोपियन यूनियन हैज़ चेंज फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वंस। अब ये किस में इंक्रीज हो रहे थे, किस में चेंज हो गए थे, ये पॉलिटिकली उसमें पॉलिटिकली मेथड्स में। तो इन 2003 यूरोपियन यूनियन ट्राइड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर EU किसे बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन को, बट फेल्ड। अब क्या हुआ था, 2003 में जो यूरोपियन यूनियन है इन्होंने कोशिश की थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कि पूरे यूरोप को हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, लेकिन ये क्या हो गया था, बाद में फेल हो गया था। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फीचर ऑफ यूरोपियन यूनियन। फीचर्स क्या हैं इसके, यूरोपियन यूनियन हैज़ गुड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस एंड द यूरोपियन यूनियन इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। इनकी जो इकोनॉमी कंडीशन थी वो वर्ल्ड की बेस्ट थी और इनकी जो GDP थी वो मोर देन $12 ट्रिलियन थी 2005 तक। यूरो कैन बी डेंजर फॉर US डॉलर। यूरो जो थी, जो यूरोप की करेंसी थी, वो डेंजर हो रही थी किसके लिए, US के डॉलर के लिए। तो इट शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन 3 टाइम्स लार्जर देन USA, यानी कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ये अपना जो वर्ल्ड ट्रेड है वो US के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स लार्जर शेयर कर रहे थे। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मिलिट्री इन सेकेंड ऑफ USA। दे हैव 550 न्यूक्लियर वेपन्स, इनके पास 550 न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। तो दे ऑक्यूपाई सेकेंड प्लेस इन दिस स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इनका सेकंड नंबर था। किस चीज़ में नंबर था इनका सेकंड, कम्युनिकेशन और स्पेस में जाने पर पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे थे ये। देखिए नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन एंड कंट्रोवर्सीज। अभी हमने देखिए क्या था कि एक पार्लियामेंट, ये डिसाइड हुआ था कि पूरे यूरोप के हम एक पार्लियामेंट बनाएंगे और उसमें एक ही करेंसी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग टू इंक्लूड अ न्यू मेंबर स्टेट दैट इज सोवियत यूनियन स्टेट। नॉट एवरी कंट्री वांट्स टू देयर करेंसी विल बी यूरो। यानी कि क्या बात हुई थी, स्टार्टिंग में ये बोला गया कि पूरे यूरोप में, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है और इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड हैं, तो हम पूरे यूरोप में एक ही करेंसी को कंटिन्यू करेंगे, वो कौन सी है, यूरो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। इट्स मेंबर स्टेट हैव देयर आउन फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसी, क्योंकि हर स्टेट की अपने अपने फॉरेन रिलेशंस थे दूसरी कंट्रियों के साथ और अपनी डिफेंस पॉलिसीज थी। दैट इज ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन द इराक। जैसे कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इनका अच्छा रिलेशन था इराक के साथ। इन्वेंशन वेयर द जर्मनी एंड द फ्रांस अपोजिट अमेरिका पॉलिसी। ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कीप द ब्रिटेन आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। डेनमार्क एंड स्वीडन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड द एडॉप्शन ऑफ यूरो एंड कॉमन यूरोपियन करेंसी। अब इन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि भाई जो कॉमन करेंसी है दैट इज़ यूरो, इसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, इसे हम फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ कंट्रियों ने, स्टेट्स ने मना कर दिया। अब देखिए यूरोपियन यूनियन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ASEAN जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या था, ये स्टैब्लिश हुई थी 1967 पर। 5 कंट्रीज थी इसके साथ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, बाय द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो
पहले ये 5 कंट्री इंक्लूड थी, लेकिन बाद में 5 कंट्रीज और इंक्लूड हो गई थी इसी में। वो कौन सी थी? ये वियतनाम, ब्रूनो, दारुसलाम, लाओ, म्यांमार एंड कंबोडिया। तो टोटल मिला के इसके अंदर 10 कंट्रीज हो चुकी थी। अभी जो कंट्रीज इंक्लूड हुई थी, पहले 5 थी, बाद में 10 हो गई। इनकी ये जो बना था, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इनके ऑब्जेक्टिव ये थे कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट बी एस्केलेट इनटू आर्म्स कॉन्फ्रंटेशंस, यानी कि जो भी कोई आपस में डिस्प्यूट्स होंगे या कोई भी प्रॉब्लम्स होगी उसे हम आर्म्स के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे, उसे हम पीसफुली डिस्कस करेंगे, बैठ के आराम से सॉल्यूशन करेंगे हर एक चीज़ का। टू एस्केलेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव था सेकंड। थर्ड इनका टू प्रमोट द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। फोर्थ इज टू क्रिएट अ फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस। यूएसए एंड चाइना हैव ऑलरेडी साइंड एफटीए। एफटीए मीन्स फ्री ट्रेड एरियाज विद एशियंस, तो या एशियनाज, इसके साथ ये ऑलरेडी, यानी कि यूएस और चाइना का ऑलरेडी ये साइन हो चुका था। इंडिया साइन विद 2 कंट्रीज, दैट इज सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो हम आर्म्स के थ्रू, यानी कि हथियारों के थ्रू, एक लड़ाई करके, वॉर करके हम सॉल्व नहीं करेंगे। और सेकंड क्या था, ये किस लिए कर रहे थे? ये इन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी, किसके थ्रू? सोशल प्रोग्रेस के थ्रू एंड कल्चर डेवलपमेंट के थ्रू। थर्ड क्या था, क्या स्टैब्लिश करनी है इन्हें? पीस और स्टेबिलिटी रीजनल एरिया में, तो ये प्रमोट करेंगे। फोर्थ क्या था, ये फ्री ट्रेड एरिया देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट क्या था, देखिए नेक्स्ट है कोऑपरेटिव ऑफ प्रमोट सुपर नेशनल स्ट्रक्चर इन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन 2003 एशियंस कम्युनिटी स्टैब्लिश हुई थी किस 3 पिलर्स पे? कौन से 3 पिलर्स पे? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ये था कि ये सिक्योरिटी देखेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे और सोशल कल्चर कम्युनिटी। अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जो हम पीछे पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव इनके, तो उसी में है ये कि सिक्योरिटी कम्युनिटी को देखेंगे, सॉल्व करेंगे टेरिटोरियल डिस्प्यूट, नॉट टू एस्केलेट इनटू आर्म कन्फर्मेशन, ऑल्सो प्रमोट द रीजनल पीस, यानी कि आर्म्स के थ्रू नहीं बल्कि शांति से। इकोनॉमिक कम्युनिटी को देखेंगे और सोशल कल्चर कम्युनिटी, ये तीनों क्या है? ये तीनों इसके पिलर्स हैं। अच्छा, अब इसका विजन क्या था? एशियंस का इनके विजन थे 2020 इज रैपिडली ग्रोइंग एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद द विजन 2020 इंक्लूडिंग एन आउटवर्ड लुकिंग रोल इन अ इंटरनेशनल कम्युनिटी to encourage the negotiation over the conflicts in the regions and to control and the conflict, that is the Cambodian conflict, East Timor crisis, annual discussion on East Asian cooperation through the meeting। अब इन्होंने जो इनका ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि अभी हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या था कि विदाउट आर्म्स हम पीसफुली तरीके से सब कुछ सॉल्व करेंगे जितने हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इसी में इन्होंने कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया था? जो कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो, ईस्ट टाइमोर क्राइसिस हुई थी वो, एनुअल डिस्कशन इनका हुआ। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बैठ के मीटिंग के थ्रू डिस्कस करी और सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमिक। अब हम चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन को देखेंगे। चाइना देखो स्टार्टिंग में ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। सिंस 78 से लेके ये एक बहुत ग्रेट पावर बन चुका है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इट इज़ प्रोजेक्ट टू ओवरटेक द यूएसए एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बाय 2040 तक जाते जाते ये वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री भी बन सकती है। तो यानी अभी फिलहाल क्या है, यूएसए तो इसे ओवरटेक करके 2040 तक लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड की। तो द फैक्टर क्या है इसकी इंक्रीजिंग के? इट्स इकोनॉमिक सच एज अ पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। In 1949, the Communist Revolution under the leadership of Mao, its economic was based the Soviet model। सोवियत में क्या था देखिए, पहले जब हमारी कोल्ड वॉर हुई थी, यहाँ पे दो पावरफुल कंट्रीज़ के बीच कोल्ड वॉर हुई थी, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो कोल्ड वॉर किस लिए हुई थी? एक इनका मेन रीज़न था आइडियोलॉजी को लेके कि यूएस की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की यानी कि सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। तो अब क्या था, इन्होंने जो ये थे चाइनीज़ के थे लीडरशिप, चाइना के जो लोग थे, चाइना की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चलाया। किसके अंडर चलाया? लीडरशिप ऑफ माओ। तो इनकी कम्युनिटी बेस थी सोवियत मॉडल पर। तो चाइना ने अडॉप्ट किया सोशलिज्म को, ठीक है।
नोट चूज इट्स लिंक्स कैपिटलिज्म वर्ड, ये कैपिटलिज्म जो कि यूएसए में फॉलो किया जा रहा था उसके फेवर में नहीं थे, जो यूएसएसआर में फॉलो किया जा रहा था क्या, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म हल्का सा डिफरेंस है, दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। तो चाइना ने अडॉप्ट किया सोशलिज्म को। सो दे हैव नो चॉइस टू यूज देयर ओन रिसोर्सेज। विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब क्या हुआ, इन्होंने यूएसएसआर की हेल्प लेकर कहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में। देन दे हैड नो फॉरेन करेंसी सो दे कुड नॉट ट्रेड विद द अदर कंट्रीज टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स। तो इनके पास फॉरेन करेंसी तो कोई थी नहीं, तो ये दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, और दूसरी कुछ खरीद भी नहीं सकते थे, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी या गुड्स हैं। तो चाइना डिसाइड टू मेक अ गुड्स एट डोमेस्टिक लेवल, तो इन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे गुड्स को बनाना स्टार्ट किया। चाइना प्रोवाइड एजुकेटिंग इट्स सिटीजन एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम टू मूव अ डेवलपमेंट कंट्री। देखिए किसी भी चीज़ को डेवलप करने, चीज़ इन दी सेंस अगर हम अपने घर की कंडीशन को लें, हम अपने स्टेट को लें, अपने नेशन को लें, अगर ह्यूमन बीइंग एजुकेटेड भी होंगे और हेल्दी भी होंगे तो बहुत जल्दी वहाँ पर डेवलपमेंट होगी। तो सेम चीज़ चाइना के लोगों, चाइना की गवर्नमेंट ने फॉलो की कि वो क्या करेंगे, अपने सिटीजन्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और बेटर हेल्थ प्रोवाइड कराएंगे। किस लिए, जिससे कि वो मूव कर सकें डेवलपमेंट की तरफ, कि हमारी कंट्री ज़्यादा डेवलप हो सके। देन चाइना एस्टैब्लिश इट रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट इन 1972। देन चाइना ने अपने रिलेशन बनाए 1972 में यूनाइटेड स्टेट के साथ। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, इन 1973 जो एनहाली प्रपोज द फोर मॉडरेशन दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। एंड इन 1978 लीडर देंग पांगी अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना। यानी कि अब चाइना में क्या होगा, ओपन डोर पॉलिसी कर दी कि हम अब क्या करेंगे, ट्रेड कर, कोई भी आके यहाँ पर ट्रेड भी कर सकता है, इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो आफ्टर द चाइना ट्रेड वॉज इंक्रीज द रैपिडली, नो लैक ऑफ फॉरेन करेंसी एंड नाउ इन्वेस्टिंग मनी इन अदर कंट्रीज। तो इससे क्या इन्हें बेनिफिट हुआ कि इंक्रीज होने लगी इनकी, जल्दी से ट्रेड पॉलिसी इंक्रीज होने लगी, फॉरेन करेंसी इनके पास बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इन्वेस्ट करने लगे थे ये दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी। तो द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 एंड इंडस्ट्रीज 1999। अभी हमने देखा अपने प्रीवियस पॉइंट्स में कि इसने यूएसएसआर की हेल्प से कहाँ इन्वेस्ट किया था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एरिया में। तो ट्रेड बैरियर विद eliminated only in a special economic zone where foreign investor could set up the enterprises. Privatization of agriculture lead to rise the agriculture production and rural incomes. In 2001 China become a member of WTO। तो इसने इतनी डेवलपमेंट कर ली थी कि WTO का ये एक मेंबर बन चुका था। अब ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, जापान, यूएस, एशियंस एंड रशियन नेग्लेक्टिंग द कंट्रोवर्सीज अमंग देम आर रेडी टू ट्रेड विद चाइना। अब ये सारे क्या थे, इससे इन्फ्लुएंस होके, प्रभावित होके सब रेडी थे ट्रेड करने के लिए। किसके साथ ट्रेड करने के लिए, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। अब लिमिटेशन क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज इन चाइना विद द नियरली 100 मिलियंस पीपल लुकिंग फॉर जॉब। अब क्योंकि देखिए चाइना की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट राइज होने लगी थी। 100 मिलियंस पीपल जो थे वो जॉब्स को फाइंड आउट करते थे। फीमेल्स भी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनकी भी कंडीशन बेकार थी, जैसे कि यूरोप में 18 और 19 सेंचुरी में थी, सेम यहाँ पर चाइना की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज अ बैड एज इन यूरोप इन 18 एंड 19 सेंचुरी। इन्वायरमेंट डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया था, करप्शन इंक्रीज हो चुका था, करप्शन बढ़ने लगा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप, कि इंडिया और चाइना के बीच रिलेशनशिप कैसी थी। देखिए इंडिया और चाइना के बीच एक पंचशील पॉलिसी पे साइन हुआ था। तो इसमें क्या होता है, चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच, कंटिन्यूसली वैसे तो चलता रहता है। तो रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश एंड अकाशी चीन्स रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया, इनके बॉर्डर को लेकर इन दोनों के बीच क्या हुआ, डिस्प्यूट होना स्टार्ट किया। चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950, चाइनीज़ ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया 1950 में तिब्बत को, विच वॉज प्रोटेस्ट बाय इंडिया अगेंस्ट ऑफ चाइना। तो गिव शेल्टर ऑफ दलाई लामा बाय इंडिया, चाइना टोल्ड टू ब्रेक द पंचशील एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ का तिब्बत का जो लीडर था उसने इंडिया से हेल्प मांगी। अब हम इंडियंस क्या हैं भाई, ये तो पहले से आती है कि इंडियंस जो हैं इंडिया की गवर्नमेंट से या किसी से कोई भी हेल्प मांगे तो वो बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो इंडिया ने हेल्प कर दी किसकी, दलाई लामा की। तो चाइना ने क्या बोला कि आपने तोड़ी है पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट के अंदर ये था, हम अपनी दूसरी बुक में पढ़ेंगे ये, उसके अंदर ये था कि आप किसी के भी पर्सनल
डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, चाइना का किससे चल रहा था, चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर किया था, इसके पार्ट को टेक ओवर किया था। तो इंडिया को नहीं, इसमें पंचशील एग्रीमेंट के अंदर ये था कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इसने इंटरफेयर करा। अगर इसने दलाई लामा ने इनसे हेल्प मांगी, इंडिया से हेल्प मांगी, तो इंडिया ने हेल्प दे दी। तो इसी को देख के चाइना ने ये कहा कि इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट को तोड़ा है। तो चाइना ने अटैक किया इंडिया के ऊपर 1962 में। जब फिर क्या हुआ, राजीव गांधी विजिट करते हैं 1988 में चाइना के पास, और चाइना में जाकर और इम्प्रूव होते हैं हमारे रिलेशनशिप चाइना के साथ। देन दे हैव ऑल्सो साइन एग्रीमेंट ऑन कल्चर। और क्या साइन किया कि हम कल्चर एक्सचेंज करेंगे, कॉर्पोरेट करेंगे, कॉर्पोरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आफ्टर 1999 ट्रेड इंक्रीज बाय 30% एनुअली। तो चाइनाज असिस्टेंट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल्सो क्रिएट द डिफरेंसेस। अब चाइना ने पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशन होने लगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, तो इसमें भी डिफरेंसेस क्रिएट होने स्टार्ट हो गए थे इंडिया और चाइना के बीच। देन चाइनीज मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर नेगेटिव व्यू एज अ इंडियन इंटरेस्टेड। और जब चाइना की रिलेशनशिप बांग्लादेश और म्यांमार के साथ होने लगी थी, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। तो अब देखिए, इसमें लास्ट टॉपिक बता रखा है जापान। जापान देखो एक ऐसी अकेली कंट्री है जिसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया गया था, और इसने बहुत जल्दी अपने में डेवलपमेंट की। तो दे हैव अ रेपुटेशन फॉर मेकिंग हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड हैविंग फेमस ब्रांड सच एज सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और मैज़दा। तो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक है ये वर्ल्ड की। इट इज़ द ओनली एशियन मेंबर ऑफ द G8। ये सिर्फ ये जो जापान है ये एशिया का मेंबर है G8 में। जापान इज ओनली नेशन दैट सफर्ड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द न्यूक्लियर बॉम्ब एंड प्रोग्रेस रैपिडली आफ्टर इट। इसने बहुत स्पीडली क्या करा था, प्रोग्रेस करना स्टार्ट करा था। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द बजट, द UN ऑलमोस्ट 20%। ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे है जो कि कंट्रीब्यूट करता है UN के बजट में ऑलमोस्ट 20%। फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे US है हमारा, ठीक है। और अगर ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा वो करना स्टार्ट करेगा, इसमें बजट का अपना अमाउंट बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो जापान मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज ओनली 1% ऑफ इट्स GDP। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे है। तो हमने इसमें देखा, मेनली हमने इसमें यूरोपियन यूनियन और एशियन के बारे में पढ़ा। उसमें हमने क्या देखा, अपने इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप कैसी है, और जापान के बारे में। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।